स्केलिंग और दांतों की सफाई। क्या आपने भी अपने दांतों की स्केलिंग अभी अभी करवाई है या फिर करवाने के बारे में सोच रहे हैं? स्केलिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इससे क्या क्या ठीक हो जाता है, किससे करते हैं, हाउ मेनी विजिट्स आर रिक्वायर्ड, इसके बाद क्या क्या होना नॉर्मल है, इसके बाद क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए है। फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम तनीषा यादव, फाइनल ईयर BDS स्टूडेंट फ्रॉम मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। तो पहले हम बात करते हैं किसको करानी चाहिए। नॉर्मली 1 साल में एक बार सभी को करानी चाहिए। इट इज़ रिकमेंडेड एटलीस्ट वंस अ ईयर। तो होता क्या है, क्यों करवानी चाहिए, है ना। आप खाना खाते हो, उसके बाद ब्रश करते हो ताकि वो चीज़, खाना कहीं भी फंसा है या रह गया है, वो निकल जाए और वहाँ पर बैक्टीरिया या कोई कीटाणु आके दांतों को ना खराब करे, है ना। होता क्या है, सबके दांतों के अलाइनमेंट या फिर टूथ का अलाइनमेंट अलग अलग होता है। कई बार जो खाना खाते हो वो साफ़ नहीं हो सकता, नॉर्मल ब्रशिंग से भी सही नहीं हो सकता। इफ़ योर ब्रशिंग टेक्निक सही है तभी भी ये कुछ एरियाज होते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर आपने खाना खाया, आपने ब्रश किया बट वो नहीं साफ हुआ, वो यहीं पर रह गया, दैट इज़ नोन एज प्लाक। या फिर कोई भी खाना खाने के बाद जो चीज़ रह जाती है, डिपॉजिट होती है, उसको बोलते हैं प्लाक। विद टाइम ये प्लाक कैल्सीफाई होकर बनाता है कैलकुलस, या फिर इसको बोलते हैं टार्टार। नाउ अगर ये कैल्सीफाई हो गया तो ये हार्ड होने लगता है और वो यहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है। जैसे जैसे वो यहाँ पर डिपॉजिट होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया को जगह मिलती है, ठीक है। उस खाने के ऊपर बैक्टीरिया आता है और रहता है। विद टाइम ये चीज़ ज़्यादा बढ़ती जाती है और ज़्यादा हार्डन होती रहती है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है कि टूथ स्ट्रक्चर बेसिकली वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया है तो कैविटी होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग होती है, बैड स्मेल आती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड स्वेलिंग होती है। ये सब चीज़ें ठीक भी हो सकती है अगर आप स्केलिंग करा लो। स्केलिंग में क्या करते हैं, वो जो कैलकुलस या हार्ड डिपॉजिट्स हैं उसको निकालते हैं। ये होता कहाँ पर है, ये यहाँ पर जिंजाइवा मीन्स गम्स, एंड यहाँ पे टूथ है, इन दोनों के बीच में डिपॉजिट होता है। तो अगर उसको निकालेंगे तो जहाँ से निकाला जाता है, जहाँ जिस सरफेस से निकाला जाता है, उससे क्या होता है, गम्स का टूथ से अटैचमेंट लॉस हो जाता है फॉर दैट टेम्परेरी टाइम ऑफ पीरियड के लिए। टेम्परेरी लॉस होता है, जिस वजह से सेंसिटिविटी होना नॉर्मल है। ना हम 1 बाय 1 चलते हैं। तो स्केलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि वो हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ कैलकुलस वहाँ पर होता है, ठीक है। इसीलिए हमें स्केलिंग करनी है कि वो डिपॉजिट वहाँ से निकल जाए, बैक्टीरिया निकल जाए, जिससे हमारी कुछ चीज़ें ठीक हो जाती है। ना क्या क्या ठीक हो सकता है, ब्लीडिंग गम्स। अगर किसी को नॉर्मल ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, वो ब्रश कर रहा है, वो थोड़ा सा हार्ड डाइट ले रहा है, उससे उसको ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मली वो सुबह उठ रहा है, देख रहा है कि उसको दांतों में ब्लीडिंग हो रही है, तो हाँ, उसको स्केलिंग करानी चाहिए। उसके गम्स वीक हो चुके हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैलकुलस, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स, स्वेलिंग होती है, कई बार मसूड़ों में सूजन आती है, तो वो भी इस वजह से हो सकता है, ठीक है। अगर उसके दांतों में खून आ रहा है, हो गया। अगर उसके मुंह में स्मेल आती है, बैड ब्रेथ की उसको कंप्लेन है, तो हाँ, उसको स्केलिंग की ज़रूरत है। या फिर कोई भी सर्जिकल प्रोसेस आपको करनी है इंट्राओरली, उससे पहले आपको स्केलिंग की नीड होती है। अगर आपको सर्जिकल प्रोसेस में जाना है, जैसे कि इम्प्लांट लगवाना है, या फिर आपको पेरिकोरोनाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो आपको इससे पहले स्केलिंग इज़ रिकमेंडेड, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। नाउ स्केलिंग किससे करते हैं, देयर आर 2 बेसिक मेथड्स ऑफ स्केलिंग। पहला होता है हैंड स्केलिंग, ठीक है, जो कि हैंड इंस्ट्रूमेंट से होती है, विच इज़ नॉट रेगुलर प्रैक्टिस। और होती है वी हैव अल्ट्रासोनिक स्केलर्स विच शुड बी ऑटोक्लेव्ड पर पर्सन, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ विजिट्स, इट डिपेंड्स कि आप में कितना कैलकुलस डिपोजिशन है। कुछ लोगों में 15 मिनट्स लगते हैं, किसी में आधा घंटा भी लग सकता है, किसी में हम ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कैलकुलस का डिपोजिशन ही इतना ज़्यादा होता है। तो हम पेशेंट्स को बार बार विजिट्स पर बुलाया जाता है कि पहले सुप्राजिंजाइवल हटाएंगे, फिर सब जिंजाइवल। ना व्हाट इज सुप्राजिंजाइवल, जो जिंजाइवा के बाहर है, ठीक है, उसको बोलते हैं सुप्राजिंजाइवल, जिस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट अगर कैलकुलस डिपोजिशन सब जिंजाइवल है, मतलब कि गम्स के अंदर तक है, दैट कॉजेस मेनी गम प्रॉब्लम्स लाइक पायरिया, पेरियोडोंटाइटिस और टूथ रिसेशन या फिर जिंजाइवल रिसेशन, ठीक है। नाउ ये ज़्यादा मैं टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँगी नहीं, क्योंकि समझ में आएगा नहीं। जो नंबर ऑफ विजिट्स आर क्लियर कि डिपेंड होता है हर पेशेंट टू पेशेंट पे। नाउ जो मैंने बताया कि इससे ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, उसको पेन नहीं होगा या उसको स्वेलिंग है, ये सब तब है जब उसको कोई मेडिकल कंडीशंस पहले से नहीं है, लाइक डायबिटीज़ उसको नहीं है, हाइपरटेंशन उसको नहीं है, और उसको सीजर्स नहीं आते, या फिर वो इन टैबलेट्स पे नहीं है,
जो बंदा मेडिकेशंस पे है, लाइक जो हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहा है, उसमें ये ड्रग्स कॉज करते हैं जिंजाइवल एनलार्जमेंट, जिस वजह से हाइजीन क्लियर नहीं कर पाता पेशेंट। तो पहले उसको अपने जनरल फिजिशियन को दिखाना होगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, तब भी नहीं हो रहा है तब वो डेंटल डेंटिस्ट के पास आएगा, फिर वो लोग उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे ड्रग में इफ़ नीडेड। ठीक है, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल विद नो मेडिकल कंडीशंस। ठीक है, नाउ अगर आपने स्केलिंग कराई है तो व्हाट इज़ नॉर्मल। ठीक है, क्या हुआ है, कैलकुलस यहाँ पर डिपोजिशन था और वो हट गया। अब आपका नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर ओरल एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो गया, दैट इज़ नॉर्मल। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से बहुत सारे मिथ्स हैं, कि बहुत सारी अफवाहें हैं कि स्केलिंग के बाद ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, नहीं होता। आई विल टॉक लेटर अबाउट इट। ठीक है, तो क्या क्या होना नॉर्मल है, थोड़ी सी सेंसिटिविटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे आपका टूथ स्ट्रक्चर एक्सपोज हो चुका है। ठीक है, ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ नॉर्मल, क्योंकि वो गम्स से हटाना है हमको कैलकुलस। तो जैसे वो गम्स हटेगा, गम्स में ब्लीडिंग होगी वहाँ पर। ठीक है, नाउ ब्लीडिंग इज़ नॉर्मल एंड सेंसिटिविटी इज़ नॉर्मल। हल्का सा टूथ मोबाइल हो सकता है, यानी कि टूथ हिल सकता है। किस केसेस में हिलेगा, जिसमें उनका जिंजाइवा ऑलरेडी बहुत नीचे है, यानी कि जिंजाइवल रिसेशन है, यानी कि उसका दांत के जो मसूड़े हैं वो ऑलरेडी बहुत नीचे। ठीक है, और उसमें डिपोजिशन है बहुत ज़्यादा। तो जैसे वो हट जाएगा, ऑलरेडी उसमें गम्स तो है नहीं दांत को होल्ड करने के लिए, तो वो हल्के से हिलेंगे, बट उसको टाइम दीजिए हील होने के लिए। वहाँ पर गम्स वापस से ऊपर आके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो अब ये बात हो चुकी है, तो मिथ्स की बात करते हैं, यानी कि अफवाहों की बात करते हैं कि क्या क्या नॉर्मली अफवाहें फैलाई जाती हैं। कि अगर आपने सफाई कराई तो आपके, पहला है आपके दांत, मतलब टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, आपके इनामल लॉस हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं होता, मतलब कि आपका टूथ वीक हो रहा है। नंबर 2, आपके दांतों के बीच में गैप आ रहे हैं। ये पेशेंट का परसेप्शन है, बट इट इज़ नॉट फैक्चुअल एट ऑल एंड नॉट लॉजिकल एट ऑल। नाउ यू हैव 2 टीथ। ठीक है, मैं बात करती हूँ इनकी। नाउ इन दोनों के बीच में ले सपोज बहुत सारा कैलकुलस है, इनर साइड पे भी बहुत सारा कैलकुलस है। अगर हमने वो कैलकुलस हटाया, पेशेंट की टंग में ऐसे सेंसेशंस आते हैं, वो टच करती थी रोज़ कैलकुलस को, आज वो कैलकुलस उसको नहीं फील हो रहा, उसको क्या लग रहा है कुछ तो यहाँ पर मिसिंग है, और वो मिसिंग उसको लगेगा कि मेरा टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो गया। उसका नॉर्मल वहाँ पे दांत था, वो उन्होंने दांत ही हटा दिया डॉक्टर ने, तो वो क्या कहेंगे कि हमारा टूथ स्ट्रक्चर टूट गया, दांत का लॉस हो गया, और वो चीज़ जहाँ पे टंग रेस्ट करी थी वहाँ नहीं करेगी, तो उसको लगता है कि वहाँ पर गैप आ गया। ठीक है, तो इट इज़ नॉट फैक्चुअल और लॉजिकल, वो आपका परसेप्शन है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। टीथ लूज नहीं हुए हैं या टीथ में गैप नहीं आया है, वो आपको लग रहा है क्योंकि वहाँ पे कैलकुलस था। आपके बाद इसके बाद आपको केयर करनी है, वहाँ पर गम्स आ जाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेंसिटिविटी, ये भी सेंसिटिविटी मतलब स्केलिंग के बाद सेंसिटिव हो जाएंगे, तो इट इज़ नॉट ट्रू। वो टेम्परेरी सेंसिटिविटी होती है, वो भी सब में नहीं होती है। ठीक है, उसमें होगी जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलस था, जिसका टूथ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कवर्ड था। इसके लिए भी मैं बताती हूँ आगे क्या होता है। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स या फिर टूथपेस्ट या फिर जेल्स देते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि वो सेंसिटिविटी ना हो। नाउ नेक्स्ट इज दांत हिल जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हमने स्केलिंग करा ली तो हमारे दांत हिलने तो नहीं लग जाएंगे, निकल के तो नहीं आ जाएंगे। नो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब मैंने बताया कि जिसके ऑलरेडी गम्स बहुत नीचे हैं, अगर उन्होंने स्केलिंग कराई, उनको लगता है कि वो हिल रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ जो हार्ड स्ट्रक्चर ने दांतों को रोका हुआ था वो हट चुका है, तो उनको लगता है कि अब मेरा दांत हिल रहा है। और गम्स भी, जैसे मैंने बताया कि जो आपके गम्स हैं वो हट गया है थोड़ा सा, उसको वापस चिपकाना है। वो गंदगी जहाँ पे बैक्टीरिया था वो हट चुकी है, तो वहाँ पे नॉर्मल टूथ पे आएगा। जब तक वो एक्सपोज्ड है वहाँ पे सेंसिटिविटी और मोबिलिटी लगेगी, बट वो सब में नहीं लगती है। आप इतना डिपॉजिट होने ही मत दीजिए, अपने दांतों को साफ रखिए। ठीक है, तो ये सब अफवाहें हैं, इसमें यकीन ना करें। प्रॉपर ऑफिशियल लिंक्स पर जाके, आर्टिकल्स को जाके पढ़िए, या फिर एक डेंटिस्ट को आप कंसल्ट करिए, उन पर यकीन करिए। ये आपके ही मौखिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नाउ ये सब इसके बाद होना नॉर्मल है। नेक्स्ट टॉपिक इज इसके बाद क्या करें। दिस इज़ वेरी क्रूशियल, नहीं तो ये जो अफवाहें हैं ये आपको सच लगने लगेंगी। अगर आपने स्केलिंग कराई है, उसके बाद आपने अपने दांतों की सफाई नहीं करी, आप खुद से सोचिए, आपका गम्स हट चुका है दांत से, क्योंकि वहाँ पे गंदगी नहीं है, आप नहीं सफाई करोगे तो वो हटे ही रह जाएंगे। वो ऐसे खुल चुका है, वहाँ पे खाना आके फंसेगा,
तो अब आपको कुछ दिन, जब तक वो आपके गम्स नॉर्मल टूथ से नहीं चिपक जाते, आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी क्रूशियल एंड पेशेंट की कंप्लायंस इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन उसका ट्रीटमेंट या उसका प्रोग्नोसिस कि आपने स्केलिंग की है। डिपेंड किस पे करता है? पेशेंट पे कि वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप करोगे तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल कि आपको स्केलिंग करानी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करें? इसके बाद अपनी ओरल हाइजीन का खुद से ख्याल रखें। वहाँ पर खाने को फंसने ना दें, जिसके लिए आप डेंटल मतलब इसके बाद आप रेगुलर टूथ ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें। प्रॉपर इनके टेक्निक्स में आपको फर्दर वीडियोस में बताती रहूँगी जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। मतलब आपको करना है। नाउ क्या खाएं और क्या ना पिएं, ये मैं आपको पूरा बताती हूँ। क्या करें? अपने डेंटिस्ट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जब भी आप स्केलिंग कराते हो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको कैसे ब्रश करनी है, कैसे फ्लॉसिंग करना है, नाउ कैसे हाउ टू रिंस योर माउथ, ठीक है। तो ब्रश करनी है ट्वाइस अ डे। नाइट टूथ ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं डिटेल वीडियो में बताती हूँ आपको। नाउ क्या खाएं? अब जैसे कि आपका टूथ स्ट्रक्चर एक्सपोज हो चुका है तो यू हैव वेरी हाई टेंडेंसी कि आपको सेंसिटिविटी रहे, तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर का ही खाना खाना है। अगर आपने हल्का सा भी ठंडा खाना खाया वो आपको बहुत ठंडा लगेगा, आपने हल्का सा भी गर्म खाना खाया आपको बहुत गर्म लगेगा। तो आई एडवाइस यू कि आप नॉर्मल टेम्परेचर का ही खाना खाओ। अभी आपके टूथ बहुत सेंसिटिव है, बहुत फ्रेजाइल है, बहुत प्रोन है कि कुछ हो, इसीलिए आप उनका प्रॉपर केयर करें अभी से, एटलीस्ट फॉर अ वीक, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर खाएं। इसके बाद आप मसाज करें। गम्स की मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करना है आपको मसाज? ये जो आपके ऊपर वाले दांत हैं, ठीक है, जेल लेना है, डिसेंसिटाइजिंग जेल या फिर कोकोनट ऑयल। यू हैव टू ऐसे ऐसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ऊपर वाले दांतों में और नीचे, उसको लेके जाएंगे आप नीचे, नीचे वाले गम्स में सर्कुलर मोशन एंड देन इसको लेके जाएंगे आप ऊपर। सिमिलरली अंदर की साइड से करेंगे, ऊपर से ऐसे नीचे आएगा, नीचे से ऐसे ऊपर, ठीक है। ये क्या करती है? स्टिमुलेट करती है ब्लड वेसल्स को, ये करती है आपके गम्स को नॉर्मल वो चिपकाता है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज रिंस योर माउथ विद वार्म सलाइन वाटर, यानी कि गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। नाउ सॉल्ट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। जब वो इंस्ट्रूमेंट से मतलब अल्ट्रासोनिक स्केलर इज ऑल कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वाइब्रेटरी मैकेनिज्म, उसमें वाइब्रेशंस होती है जिस वजह से वो कैलकुलस का जो डिपोजिशन होता है वो हटता है। वहाँ पर स्पेस बनी है जिंजाइवा में इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, क्योंकि वो बैक्टीरिया वहाँ से हटे हैं, उनके प्रोडक्ट्स हटे हैं, तो टेम्प्रेरी इन्फ्लेमेशन इज होगी। उसको हटाने के लिए हम एडवाइस करते हैं वार्म सलाइन वाटर से माउथ रिंस। ये करना होता है पर डे एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, ठीक है। नाउ हर बार खाना खाने के बाद रिंस योर माउथ प्रॉपरली आफ्टर एवरी मील, ठीक है, ताकि आपने जब भी खाना खाया वो तभी के तभी वहाँ पे क्लीन हो गया, बैक्टीरिया को बिल्कुल टाइम नहीं मिला वो वहाँ पर आके अक्यूमुलेट हो। तो क्या क्या टेक्निक्स होगी? आप मसाज करिए, टूथ ब्रश करिए, जेल लगाइए डिसेंसिटाइजिंग, नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल द पेशेंट्स बट who were suffering from sensitivity। and tooth flossing करिए। flossing is again very important। flossing is a thread we used to clean the interdental area। ऐसे ही flossing के लिए वाटर जेट आता है, स्प्रे से भी आप वाटर का मतलब स्प्रे होता है जिससे क्लीन हो जाती है। एंड वॉट टू ईट एंड वॉट नॉट टू ईट, हाई टेम्परेचर का खाना है या फिर कम टेम्परेचर, मतलब कि ठंडा या गर्म नहीं खाना है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है। आपको इस टाइम पे ऐसा खाना खाना है जो आपकी ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करे या फिर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कहीं भी आपको सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। तो स्पाइसी फूड्स अवॉइड करें, ऐसे फूड अवॉइड करें जो स्टेनिंग कॉज करता है टूथ को, जस्ट लाइक टी एंड कॉफ़ी और टर्मरिक प्रोडक्ट्स एंड मसाला, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? नॉर्मली स्टेनिंग करते हैं। तो आपने अभी सफाई कराई है, टूथ का एरिया बहुत सारा एक्सपोज हुआ है, वहाँ पर जाके स्टेन्स लग जाएंगे। चाय और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा स्टेनिंग करते हैं। एंड अवॉइड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। स्मोकिंग में आती है स्मोकलेस फॉर्म एंड स्मोक फॉर्म, जिसमें आती है अपने पास बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, हुक्का, ये सब प्लीज़ अवॉइड करें। इनसे स्टेनिंग हो जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ये आप नॉर्मली भी अवॉइड करिए। आई एडवाइज़ यू ऑल दिस, प्लीज़ फॉलो एंड डोंट ट्रस्ट इन एनी मिथ, और जस्ट जो भी आप सुन लेते हैं उस पर यकीन ना करें। प्लीज़ स्प्रेड अवेयरनेस एज पॉसिबल।
जितना पॉसिबल हो फैक्चुअल बातें करिए, लॉजिकल बातें करिए, आप मिथ फैलाओगे. एंड इवन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओरल हेल्थ प्ले वेरी क्रूशियल. ठीक है, तो जस्ट spread awareness, spread logical facts and keep smiling. So here I would like to end my video. I hope आपके बहुत सारे doubts clear हो गए हों. नहीं हुए तो please don't hesitate to comment below. I will try to answer them. Please do like, share, comment and subscribe my channel. And please keep smiling, keep smiling, keep smiling. Smile makes you happy and everyone be happy. Bye bye.